बेस से बिल्कुल जीरो लेवल से हम चलेंगे और टिल द बेस्ट लेवल भी हम जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे कि प्री अलग है मेंस अलग है, दोनों आपको एक लेके चलना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हमारा मानना बस ये रहना चाहिए कि हमें एक बार पढ़ना और बढ़िया से पढ़ना, बार बार एक ही चीज को देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एवरेज के अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस में देखा जाए तो प्री में 1-2 सवाल और मेंस में 5-6 सवाल जो है एवरेज का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। अगर हम प्रीवियस कुछ पेपर्स का देखें तो आप देखेंगे कि एवरेज में 2015 मेंस में सीजीएल में 5 सवाल, 2016 में 7 सवाल, फिर 2017 में फिर 4 सवाल, तो वेटेज जो है इसका 5 से 6 सवाल का है, यानी कि 12 मार्क्स के आसपास, यानी कि 10%। ठीक है, 10 नहीं, अपना 5% है ना। सवाल कितने, 7 है, 7 सवाल है तो 7% हो गया आउट ऑफ 100। तो जो भी है, तो ये अपना जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसे अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चलूं कि आपको एकदम जीरो लेवल से कि कुछ नहीं आता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब हम लिख रहे हो, जब मैं आपको समझा रहा हूं, तब आप नोट ना करें। साथ के साथ नोट करके 2-4 मिनट बच जाएंगे, बट समझने में जो है ज्यादा फायदा होगा अगर आप नोट बाद में करेंगे। ठीक है, अब मैं मान के चलूं कि आप ऐसे ही करेंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं अपना टॉपिक एवरेज। सबसे पहले यार एवरेज निकालने के हमारे पास कई तरीके होंगे। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा होगा ढंग से तो वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको और समझने में। ठीक है, तो एवरेज को अगर हम देखें तो एवरेज हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, सबको पता है, बात करेंगे। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। पता है सबको, पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितनी हमारी टर्म्स होंगी उन सब का सम डिवाइडेड बाई वो कितनी संख्याएं, इस पर बात करेंगे। दूसरा तरीका होगा अपने पास एलिगेशन का। एलिगेशन से हम निकाल सकते हैं एवरेज, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा तरीका होता है हमारा एजम्पशन, मान लेंगे। ठीक है, तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी देर बात करते हैं एवरेज है क्या। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है जो सबके पास है। याद रखना, हम आगे तक अच्छे से अच्छे सवाल भी इसी तरीके से कर लेंगे कि व्हाट इज एवरेज, औसत क्या है। जो सबके पास है वो एवरेज है, जो सबके पास है वो एवरेज है या वो औसत है। जैसे अगर हम बात करें कि एक क्लास है या हमारे 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बहुत बेसिक सी बातें हैं बट समझते हैं। एबीसीडी 5 दोस्त हैं जिनके पास एवरेज ₹10 है। अगर उनके पास देखा जाए तो ऑन एन एवरेज है, औसत उनके पास कितने रुपए हैं, उनके पास औसतन ₹10 हैं। कितने रुपए हैं, ₹10। अच्छा, औसत का मतलब क्या, हर एक के पास 10 है, हर एक के पास 10 है। कब है 10, अगर सब आपस में बराबर बांट लें, अगर सब आपस में बराबर बांट लें। जैसे कि हो सकता है ए के पास ₹12 हो, बी के पास ₹8 हो, सी के पास ₹7 हो, डी के पास ₹15 हो। कितने हो गए, 8, यहाँ पे 3 2 5, 5 यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो ई के पास कितने, ₹8। मतलब क्या है, सबके पास कितने रुपए होने चाहिए, ₹10 होने चाहिए। एवरेज का मतलब सबके पास ₹10, जब वो आपस में बराबर बांट ले। औसत का मतलब सबके पास उतना। अगर आप देखो पहला तरीका, फॉर्मूले से हम एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी ये बेसिक सा तरीका है, इसको बहुत कम हम अप्लाई कर रहे होंगे। सबका सम कर दो और वो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, उससे डिवाइड कर दो। अगर आप यहां देखो तो 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और अगर आप 8 ले लो तो 35, 35, 35 और 15 आपका 50 हो जाएगा। तो 50, 50 डिवाइडेड बाई 5 आपका कितना आ जाएगा, 10। यानी हमारा एवरेज कितना हो गया, 10। यानी सबके पास कितना है, 10 है। इसके पास जो 2 एक्स्ट्रा है वो इसको दे देगा, तो दोनों के पास कितना हो गया, 10 हो गया। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 5 है, वो 3 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, हो गया सबके पास 10। तो एवरेज का बेसिक मतलब क्या है, सबके पास उतना है, सबके पास उतना है, जो कि एवरेज है, जो कि औसत है। तो पहला तरीका हमारा सबसे आसान, सबका सम कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने वो टर्म्स है। अगर बोले कि 5 लोग हैं, उनके पास औसतन, उनके पास ऑन एन एवरेज ₹10 है, यानी टोटल कितने रुपए हो गए, 5 लोग हैं और हर एक के पास 10 है, तो टोटल रुपए इनके पास कितने होंगे, 50। कितने ऑब्जर्वेशन, सम कितना, सम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि एवरेज बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एवरेज बराबर, तो एवरेज दे दिया इंटू ये कर दिया, सबको कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा एलिगेशन वाला तरीका। एलिगेशन वाले तरीके पर आते हैं, एलिगेशन वाले तरीके पर आते हैं। एलिगेशन आपने, आशा करता हूं सबने पढ़ा होगा ढंग से, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, जैसे कि पहले में देख लेते हैं। पहले आप एवरेज निकाल लेंगे, 10 12 18 सबका। अगर आपसे पूछा जाए 10 12 18 14 और 26,
इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो सबको आप जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 1 2 3 4 5 तो 16 आ जाएगा। पहला तरीका का बेसिक सा सवाल था, देख लिया। अब आगे अगर बढ़े, इसका एवरेज कितना आ रहा है, इसका एवरेज 16 कहीं लिख लेते हैं। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। 10 12 18 14, छोटा सा सवाल है, समझना क्या चाह रहे हो उस पाएंगे। इसका एवरेज 16 आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। दूसरा वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 40 37 46 25 और x, इस सब का जो एवरेज है, इस सब का जो एवरेज है वो 40 है, इस सब का जो एवरेज है वो 40 है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या करेंगे, सबका एवरेज 40 है, कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, यानी इन सब का सम कितना हो जाएगा, 200। ये हम कर रहे हैं अभी फॉर्मूले से, बाकी से भी करेंगे एलिगेशन से। तो एलिगेशन कब हम अप्लाई कर पाएंगे, जब दो क्वांटिटीज होंगी। कब अप्लाई करेंगे, जब दो क्वांटिटीज होंगी और उनको किसी रेशियो में मिला के तीसरी क्वांटिटी आ रही होगी। उससे ज्यादा होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, या हम करेंगे इसे एजम्पशन मेथड से कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सबके पास उतना ही, यानी कि विचलन की बात करें, विचलन मतलब डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेविएशन, नेट डेविएशन ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम एवरेज इज जीरो। क्या होता है नेट डेविएशन, सारे टर्म्स का जो सम है, ये सब टर्म में अगर हम नेट डेविएशन देखें तो वो एवरेज से जीरो होती है। इस पॉइंट पर बात करेंगे, इसको हटाते हैं। अभी एलिगेशन कहां लगा लेंगे, जहां पर भी हमारे पास दो मिक्सचर होंगे उनको मिलाना होगा। और सवाल था हमारा कि यहां पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, 40 37 46 25, एक्स इन सब का एवरेज 40। पहला बेसिक तरीका क्या है हमारे पास कि हम 40 इंटू 5 कर लें तो कितना होगा 200, यानी इन सब का सम कितना होगा 200। तो 200 में से माइनस कर देंगे इन चार टर्म्स का सम, 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 148, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 52। x की वैल्यू कितनी आ गई 52। अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि नेट डेविएशन ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम एवरेज इज जीरो। इसका मतलब क्या है, तो एवरेज का मतलब हमने क्या देख लिया कि सबके पास कितना है, सबके पास एवरेज के बराबर है। अगर हम पहली बात देखें 10 12 18 14 6 26, अगर ये पांच दोस्त हैं जिनके पास 10 12 18 14 और 26 रुपए हैं, तो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 16, एवरेज आ रहा है 16, यानी सबके पास कितने कितने रुपए हैं, सबके पास 16 16 रुपए हैं, इसके पास भी 16, इसके पास भी 16, इसके पास भी 16, सबके पास 16 है। अब अगर आप देखो 10 16 से कितना कम है, 6 कम है। एक्चुअली क्या सबके पास 16 है, सबके पास 16 रुपए आपको करने हैं, तो एक्चुअली सब टोटल जो अगर आप देखेंगे 16 से कितना अंतर पे है, तो सबका जो डिफरेंस है वो जीरो आ जाएगा। समझ लेते हैं क्या, 10 जो है 16 से कितना कम है -6, 12 कितना कम है 4 कम है तो -4 लिख लेते हैं, 18 कितना कम है अधिक है ना 2, 14 कितना कम है 2 और 26 कितना अधिक है 10। तो यानी कि देखो सबका इन सबका एवरेज कितना है 16 है, तो सबका जो यानी कि सब 16 है, एक्चुअली सब कितने हैं 16 है। तो सब अगर हम बात करें 16 से विचलन कितना है, सब 16 से कितना डेविएशन है सबका, तो सबका डेविएशन कितना है 0 0 0 0। एक्चुअली में क्या है कि 10 12 कुछ कम ज्यादा है तो वो आपस में सेट कर लेंगे, आपस में एक दूसरे को दे देंगे अपने पास जो एक्स्ट्रा है, और उन सबके पास कितना कितना हो जाएगा 16। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यही आपकी कैलकुलेशंस को कम करेगा। जितने भी हम सवाल देखेंगे ढंग से समझ लेंगे। देखिए ये 2 ज्यादा तो ये 2 कम, खत्म हो गया, ये 6 कम ये 4 कम तो ये 10 ज्यादा, सब खत्म हो गया। तो डेविएशन कितना हो गया 0। बात समझ गए। विचलन कितना होता है, विचलन कितना होता है, डेविएशन कितना होता है, सारी टर्म्स का जो सम होता है वो टोटल कितना डेविएशन होता है एवरेज से 0 होता है। अगर यही सवाल होता है, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे जैसे हमने लॉन्ग फॉर्मूला से अप्लाई किया, वो भी ठीक है, लेकिन हमारा एवरेज कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। अगर हमारा एवरेज 40 होना चाहिए यानी सारी टर्म्स क्या क्या है, अगर एवरेज 40 यानी सारी टर्म्स 40 ही है, तो ये 40 से कितना कम कितना ज्यादा, आप कहोगे 0। ये 37 कितना है 3 कम है 40 से, ये 6 ज्यादा है, ये 25 15 कम है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, ये 3 कम है ये 6 ज्यादा है, यानी कि अगर आप देखो माइनस का 15 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 18 हो गया। 18 हमारे पास कम है, हमारे पास 18 और होने चाहिए थे, और इसके पास 6 ज्यादा है, इसके पास 6 ज्यादा है। अगर हम नेट डेविएशन अभी बात करें तो हमारे पास 12 की कमी है, हमारे पास 12 की कमी है। एवरेज कितना होना चाहिए 40, हमारे पास अभी 12 की कमी है, इसके पास 40 तो होने ही चाहिए थे, लेकिन 12 की कमी को भी यही पूरा करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 52। ये कितना हो जाएगा 52। क्लियर है। आप ऐसे भी आप नेगेटिव लेना चाहे तो नेगेटिव, अगर आप इसे प्लस भी लेना चाहें 37, यानी कि हमें 3 जोड़ना है,
हमारे पास 3 एक्स्ट्रा, हमारे पास 3 की कमी, हमें 3 जोड़ना है तो ये 40 हो जाएगा। हमें 6 माइनस करना है तो ये 40 हो जाएगा। हमें 15 जोड़ना है तो वो 40 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका +12 आएगा, यानी कि हमें 12 जोड़ना है। आप कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने पहले एवरेज पढ़ा है और आपने फालतू के फॉर्मूले रटे हैं तो उनको भूल जाओ। उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक भी फॉर्मूले की, ये गारंटी है। लेकिन इसको बिल्कुल जीरो लेवल से समझते चलो। दिस इज द बेस ऑफ एंटायर एवरेज। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल ठक ठक होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो डेविएशन क्या होता है एवरेज का? जीरो। यानी एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर हम मोटी मोटी अब तक की बात करें, क्या समझी निकल रही है? एवरेज जो है किन्हीं भी एक्स वाई जेड कितनी भी टर्म्स हो, उसका एवरेज का मतलब सबके पास उतना हो गया, सबके पास उतना हो गया। दोनों सब लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके आपस में एक दूसरे के पास बराबर कर दिया। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनकी हाइट का एवरेज है 120 सेंटीमीटर या 130 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी हाइट बराबर है। इसका ये मतलब है अगर सबकी हाइट मतलब कैसे भी काट पीट के बराबर कर दी जाए तो हर बच्चे की हाइट इतनी हो जाएगी। यानी हाइट हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? सबके पास बराबर हो जाए, दैट इज एवरेज, ठीक है। फॉर्मूला वाला तरीका हो गया, एजम्पशन हो गया। अब बात करते हैं कि हम एलिगेशन कहां पर लगा रहे होंगे। एलिगेशन एवरेज में पहले हमने बात तो ये एलिगेशन अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो एलिगेशन से एवरेज कैसे निकलती है ये बात हमने समझी थी। अब एवरेज ही पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन को देख लेते हैं। एलिगेशन आप वहां लगा सकते हैं जब दो चीजों को मिलाकर कोई तीसरी चीज आ रही हो। जब दो चीजों को मिलाकर कोई तीसरी चीज आ रही हो, जैसे अगर हम बात करें, अगर एक सवाल होता कि एक आदमी क्या करता है 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से 28 केजी चीनी लेता है। कितनी चीनी लेता है? 28 केजी। और 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो लेता है 42 केजी चीनी। तो पूछ रहा है कि बताओ उसको 1 केजी चीनी का औसत मूल्य कितना पड़ा, उसको एवरेज प्राइस क्या पड़ा 1 केजी चीनी का, ठीक है। तो मेन अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें क्या अप्रोच लगा रहे होंगे, हियर 40 इंटू 28, इतने रुपए की उसने इतने किलो चीनी ली, प्लस 50 इंटू 42, इतने रुपए की उसने इतने किलो चीनी ली, इतने रुपए की, डिवाइडेड बाय उसने टोटल कितनी चीनी ली, इतना तो उसका खर्चा हो गया, इसमें उसने कितनी चीनी ले ली 42 प्लस 28, तो 40 50 60 70 यानी 70 केजी चीनी ले रहा है। तो ये करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्राइस आ जाएगा। एलिगेशन कहां लाएंगे? जहां दो मिक्सचर्स हो, जहां पे दो सब्सटेंसेस हो, जहां पर दो वस्तुएं होंगी, दो वस्तुएं जहां पर मिल रही हो। जैसे एक क्लास में लड़कों का एवरेज दे दे, लड़कियों का एवरेज दे दे और पूछे कि लड़के और लड़कियों का टोटल एवरेज बताओ, चाहे हाइट हो चाहे मार्क्स हो चाहे कुछ भी, दो के केस में। अदरवाइज हम फॉर्मूला नहीं तो जो है हम वहां पर एजम्पशन से कर लेंगे, डेविएशन से कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन है सबसे पहले तो वो काट दो। 28 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? 112, 112 प्लस 5 2 10, 5 4 20, 210 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो गया? 2 2 3 322 डिवाइडेड बाई 7, ये एवरेज प्राइस आ जाएगा 1 केजी चीनी का। तो 7 4 28, 42, 7 6 42, यानी हमें 1 केजी चीनी कितने रुपए की पड़ेगी? 46 रुपीस की पड़ेगी। क्लियर है? एक तरीका ये हो गया। दूसरा यार यहाँ पे आपको एलिगेशन से यहाँ पर एक फायदा क्या हो जाएगा, ये उसने 28 केजी लिए, 42 केजी ली, ये तो आपस में कट ही जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। कैसे? यहाँ पर ये 28 प्लस 42 रहा। अब ये 42 28 42 28, तो 28 और 42 में जो चीज कॉमन है यानी कि 14 कॉमन है। 14 अगर हम काट दे तो 14 से गया 2 टाइम्स, 14 से गया 3 टाइम्स। बड़ा हम कुछ नहीं कर रहे, बस कुछ बड़ी बात नहीं है, बस कैलकुलेशन को आप ऐसे भी स्मॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें एलिगेशन लगा रहे होते कि 40 रुपीज के हिसाब से उसने 28 केजी ली और 50 रुपीज के हिसाब से उसने 42 केजी ली। ये 14 से गया 2 टाइम्स, 14 से गया 3 टाइम्स, आता है ये निकालना। यानी ये सवाल बस ये भी हो गया कि 40 रुपए के हिसाब से वो 2 केजी चीनी लेता है और 50 के हिसाब से वो 3 केजी लेता है। जो एवरेज प्राइस उसका इसमें आएगा वही एवरेज प्राइस जो है उसका 20-30 ना 2:3 रेशियो रहना चाहिए वेट का, बस। क्योंकि वो वेट तो आपस में कट ही जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर इस चीज को मिडिल टर्म को, ये वाली जो एवरेज होता है यहाँ पर जो आता है वो क्या होता है? एवरेज होता है इसका और इसका। कैसे निकालेंगे? 40 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, वही चीज आ जाएगी 40। यहां से 14 तो कैंसिल आउट हो जाता, 40 इंटू 2 80 हो जाता और 50 इंटू 3 150 हो जाता। तो 80 और 150 कितना हो गया? 0। 8 और 5 आपका हो गया 13, एक कैरी गया 230 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5। तो हमारा आंसर यहाँ से भी कितना था? 46। तो ये हमने एलिगेशन देख लिया। क्लियर है? अब कुछ सवालों में हम बात कर रहे होंगे एजम्पशन। अगर हम मान ले, ये मेथड आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एजम्पशन मेथड से भी जो है आप एवरेज निकाल सकते हैं। एजम्पशन मतलब हम मान लें, ठीक है। सीधे सवालों पे बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, एक बार पढ़ना है और खत्म करना है, ठीक है। एजम्पशन मेथड देखें। चलिए अब हम पहले सवाल को देखते हैं। 10 12 18 14 और 26 देखना आराम से। 10 12 18 14 और 26
एजम्पशन मेथड का मतलब हम अगर मान लें कि कुछ भी एवरेज है, हम एवरेज 3 मान सकते हैं। 3 मतलब कि 3 तरीके से। पहला हम एवरेज मान सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर मान सकते हैं। फिर दूसरा क्या मान सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा हो। और तीसरा हम मान सकते हैं कोई भी रैंडम नंबर, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप मान सकते हो अपनी मर्जी से। तो देखो, हमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट मान ले एवरेज, तो उसमें फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है, जैसे मैं कहूं कि इसकी एवरेज हम मान लेते हैं 10, हमने मानी है 10, लेकिन हमें 100% पता है कि एवरेज 10 से ज्यादा ही होगी। बात सही है गलत है, इस पूरे की एवरेज देख के ही आप ये कह सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर क्या है, 10। सबसे ये मान लो 5 लोग हैं, उनके पास इतने इतने रुपए हैं, तो एवरेज अगर सब आपस में बराबर कर ले तो हर एक के पास कितने हो गए, वो अगर हम छोड़ें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि सबके पास 10 से ज्यादा होंगे, इसलिए 10 मान लेते हैं। अगर हम लार्जेस्ट मानेंगे तो हमें ये पता है कि 26 नहीं है, 26 से कम होगा। बात को समझते हैं, शुरू करते हैं। रैंडम क्यों नहीं मानने, रैंडम से भी आंसर सही आएगा, हमें पता है इसका आंसर कितना आएगा, एवरेज 16। ठीक है, अगर एवरेज 10 होती, अगर एवरेज 10 होती तो 10 खुद से कितना बड़ा छोटा है, 0। अगर एवरेज जो है 12 होती तो कितना ज्यादा है, मतलब एवरेज 10 ही है तो 12 10 से कितना ज्यादा, 2। 18 कितना ज्यादा है, 8। 14 कितना ज्यादा है, 4। और 26 कितना ज्यादा है, 10 से। हम एवरेज से ही देखते हैं डेविएशन यानी विचलन, तो ये कितनी ज्यादा है, 0। 10 से 10 से कितना ज्यादा, 0। 12 2, ये लिख लिया। यानी कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, यानी हमारे पास 30 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 30 एक्स्ट्रा है, एवरेज का मतलब क्या, सब बराबर बांटेंगे, सब सुख दुख बराबर बांटेंगे, तो वो एवरेज बटेगा कितनों में, कितना एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा होगा, कम होगा, उसका लोड सब मिलके उठाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 5। 6 जो 30, हमारे पास क्या है, 6। यानी हमें पता चल गया यार, हमने 6 जो है एवरेज कम ली है या ज्यादा लिया है, हमें नहीं पता, इसलिए हम स्मॉलेस्ट नंबर मानते हैं। हमारा 6 आ गया, तो अब हमें ये 6 जोड़ना ही पड़ेगा। हमने 10 माना था, है ना, तो एवरेज इससे बड़ा ही होगा। तो ये हमें क्या बता रहा होगा कि हमें 6 जोड़ना है, क्योंकि जब आप 6 जोड़ोगे, आप एवरेज को 16 मानोगे, तो ये जो 30 आ रहा है वो 30 से कम होता चले जाएगा। ये हमने जो एवरेज मान ली है वो क्या है, उसमें और 6 जोड़ना है। ठीक है, अगर आप लार्जेस्ट मानते, यानी अगर हम एवरेज मान लेते 26, एवरेज मान लेते अगर 26, तो 10 26 से कितना छोटा है, माइनस का 16। 12 कितना छोटा है, तो हम कहेंगे माइनस का 14। 12 कितना छोटा है, माइनस अगर आप न भी लगाओ, माइनस न भी लगाओ, तो ये 16 छोटा है, ये 14, क्योंकि सारे नंबर अब छोटे ही होंगे। ये 14 छोटा है, ये 8 छोटा है, ये 12 छोटा है, और ये 0। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 और 6 40, यानी हमारे पास 50 एक्स्ट्रा है। कितना है, 50 कम है, एक्स्ट्रा है, जो भी है, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना आ गया, 10। अब हमें पता है कि ये 10 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, हमें ये 10 माइनस करना है, क्योंकि हमने एवरेज बड़ा मान लिया। तो 26 में से आप 10 माइनस करोगे तो आप कहां जाओगे, 16 पर, यानी कि हमारी एवरेज कितनी, 16। क्लियर है, तो बस यही चीज है। अब रैंडम अगर आप मान लोगे, रैंडम मान लो, अगर हम मान लें 10 है, यहाँ पे 26 है, हम एवरेज मान लेते हैं 10 और 26 के बीच में, हम एवरेज मान लेते हैं, मान लो 15। आप 15 मानो या 12 मानो, 18 मानो, कुछ भी मानो आप एवरेज। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एवरेज कितनी है, 15 है। एवरेज कितनी है, 15 है। तो 10 जो है, अब हमें साइन प्लस और माइनस लेके चलने पड़ेंगे। 10 और 15 डिफरेंस कितना है, माइनस का 5। 12 कितना छोटा है, 3। 18 कितना बड़ा है, 3। 14 कितना बड़ा है, ये छोटा है, माइनस का 1। और ये प्लस का 11। अब आप देखो आपके पास कितना एक्स्ट्रा है, ये 3 से ये 3 गया, ये माइनस का 5, ये माइनस का 1, तो माइनस का 6 हो गया, और माइनस का 6 प्लस 11, यानी कि प्लस का 5। तो प्लस का जो 5 है वो कितनों में बटेगा, 5 में बटेगा, तो अपने पास कितना आ गया, 1। यानी कि 1 हमें इस 15 में जोड़ना है, यानी 1 हमें उस 15 में जोड़ना है। तो अब अभी तो हमें पता है कि ये जोड़ना, रियल बात ही है, लेकिन पेपर में हम कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर हमने रैंडम नंबर ले लिया कि 1 जोड़े या कम करें। इसलिए आपको क्या करना है, एवरेज अगर हम एजम्पशन से कर रहे होंगे तो हम एवरेज मानेंगे किस नंबर को, या तो छोटे को या सबसे बड़े को। डेविएशन वाला तरीका समझ के सवालों में हम ये अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है सबको, तो अब हम चालू करते हैं, हम टाइप 1 पे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 पे बढ़ेंगे, और टाइप 1 पे बढ़ने से पहले हमें एपी को पढ़ना थोड़ा जरूरी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। ठीक है, पढ़ा होगा, यहाँ पे जरूरत है, इसलिए नंबर सिस्टम के लिए नहीं रुक रहे अभी। तो नंबर सिस्टम में एपी जीपी एचपी तीनों ही पढ़ेंगे, बट अभी एपी पढ़ते हैं, क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन है, जो सवाल आते हैं, इस तरीके के सवाल अगर आप देखें कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये एक एपी है, इन सवालों को हम देखते ही करते हैं, उसके लिए एपी को पढ़ना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इस सवाल पर आएंगे, पहले आप ध्यान से एक बार एपी पढ़ लें, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अगर आप हिंदी में ही देखें तो ये समांतर श्रेणी,
समांतर का मतलब समान अंतर, इक्वल डिफरेंस। व्हाट इज अर्थमेटिक सीरीज, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि उतना ही ऐड हो रहा होगा। डिफरेंस क्या रहता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बराबर रहता है। जैसे कि अगर हम मान लें हमारी पहली टर्म को यहाँ पर ए से डिनोट करते हैं, ए डिनोट करता है पहली टर्म और डी डिनोट करता है डिफरेंस। तो पहली टर्म को अगर हम ए माने तो दूसरी टर्म हमारी क्या होगी यार, ए प्लस डी। तीसरी क्या होगी, फिर डी और ऐड हो जाएगा तो ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो इसमें क्या है, nth टर्म। nth टर्म मतलब कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। उसको कैसे लिखेंगे, हमें ये पता चल गया यार, अगर मेरे से कोई 10वीं टर्म लिखने के लिए कहे तो हमें अब ये दिख रहा है कि पहली टर्म में डी नहीं है, दूसरी टर्म में डी है, फिर 2d है। यानी कि अगर हम बात करें 10वीं टर्म की, तो 10वीं टर्म में डी कितने होंगे, 9। एक कम चल रहा है ना, क्योंकि पहले में तो कोई डिफरेंस नहीं, दूसरे में एक बार ऐड हुआ, तीसरे में 2 बार ऐड हुआ, चौथे में 3 बार ऐड हुआ। तो 10 टर्म में क्या होगा, 10th टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस पहली टर्म प्लस 9 बार डिफरेंस जोड़ दो। इसी तरीके से ये फॉर्म आ गई कि ए एन, कौन सी टर्म, वो nth टर्म, जो भी टर्म है 10वीं टर्म, तो 10 बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1d। कोई भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं, कहां से आया समझ गए, देखते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है वो होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का सम, 1 2 3 4 जितनी भी टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। जितनी भी संख्याएं हैं उसका आधा कर दो, और 2a प्लस n माइनस 1d। या पहले देख लेते हैं, होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को गुणा कर दो, कितनी संख्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहली संख्या क्या है ये, आखिरी संख्या क्या है, मान लो अगर हम ऐड कर रहे होते 2 4 6 8 और 10, तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पहली संख्या 2 प्लस आखिरी संख्या 10। ठीक है, तो जब हमें पहली संख्या पता हो और आखिरी संख्या पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें नहीं पता, अगर हमें पता ही नहीं होता, वो कह देता 2 4 ऐसे करके 50 संख्याओं का सम बताओ। कितने का सम बताओ, 50 संख्याओं का। तो हम क्या करते, या तो हम आखिरी टर्म यानी 50वीं टर्म पता करते। कैसे पता करते, a प्लस 49d, हाँ है ना, 50वीं टर्म बतानी है तो a प्लस 49d, तो 49 इंटू 2 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 98, और 98 प्लस 2 यानी कि 100 हो जाएगा। यानी कि 50वीं टर्म 100, तो 100 50 टर्म का सम बताना है तो 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 100। एक तरीका ये, या इसी फॉर्मूले को आप और आगे ऐसे लिख सकते हैं, n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। और a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। तो आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2a प्लस n माइनस 1d। जब हमें बताना है n टर्म्स का सम, यहाँ पे क्या आप सीधे n की वैल्यू 50 रख देंगे, तो 50 बाई 2 और 50 इंटू 2 100 प्लस 49d। क्लियर है, उस तरीके से निकाल देंगे। अब बढ़ते हैं हम और आगे, क्लियर है ना, यहाँ पर 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, फिर 50 माइनस 1 49d, और यहाँ पर अगर आप ऐसे निकालते फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके निकाल सकते थे। आखिरी 50वीं टर्म इसकी कितनी आ जाएगी, 100। क्लियर है सबको, क्लियर ही होगा, 98, हाँ 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 4 हो जाएगी। क्लियर ना, ठीक है। और अब बात करते हैं छोटी छोटी, और देखना आराम से। जो इंपॉर्टेंट बात है ये क्या रहेगी हमारी, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है एपी की, इतना ही लेते हैं चलिए, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी। अगर कोई हमें पूछे इसका एवरेज बता दो, इसका एवरेज बता दो, तो हम सीधे बता सकते हैं। उस पर बढ़ने से पहले देखिए, पहला टर्म क्या है, a, दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। बस यहां तक ही देखो, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, 2a प्लस 3d। इन दोनों का सम क्या है, 2a प्लस 3d ही है। तो एपी में अगर देखो तो बाहर वाले दो, फिर उसके बाद अंदर वाले दो और है, तो वो उन सबका सम क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं ऊपर, उससे फायदा क्या होगा उस बात पर आएंगे। सबसे पहले तो देखो क्या सम बराबर है, 2 और 16 18, 14 और 4 18, 6 और 12 18, 10 और 8 18। अगर हम इसमें से एक को कम भी कर दें, एक कम कर दिया, अब क्या होगा, 2 और 14 कितना हो गया, 16 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 8 अकेला बच गया। इसको इंटू 2 कर दो, जो अकेला है उसको 2 बार, तो वो भी 16 हो जाएगा। तो इसका हम फायदा क्या उठाएंगे, इसका बेनिफिट हम क्या उठाएंगे, उस पर आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी एक क्लास है या
ऐसे करते हैं, दो लोग हैं, दो के जोड़े हैं, दो के पेयर हैं, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। समझना इस बात को। सबसे पहला पॉइंट इसमें, अगर 5 आदमी हैं और पांचों के पास 50 रुपए हैं, अगर 5 आदमी हैं और पांचों के पास 50 रुपए हैं, तो क्या उनका औसत सेम होगा? बिल्कुल होगा। अगर 5 लोग हैं, पांचों के पास 50 छोड़ो बराबर रुपए हैं, तो आप कह सकते हो कि सबका एवरेज बराबर है। ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, इसमें भी 2 आदमी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि इन दोनों के पास मिलाकर x, इन दोनों के पास मिलाकर x, इन दोनों के पास x, इन दोनों के पास x, इन दोनों के पास x। तो बताओ इस पूरे का एवरेज क्या हो जाएगा? पूरे का एवरेज क्या हो जाएगा? x नहीं, एवरेज का मतलब होता है सबके पास उतना। इन दो के पास x है, इन दो के पास x, 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 यानी हर एक के पास हम कितना कह सकते हैं? x/2। इसके पास भी x/2, इसके पास भी x/2। अगर पहला पॉइंट हमने क्या किया था, सबके पास बराबर है, सबके पास बराबर है तो एवरेज उतना है। यहां पर हर पेयर के पास बराबर है तो एवरेज x नहीं होगा, उस x के अंदर 2 लोग हैं तो x/2 हो जाएगा। यहां पर अगर 5 लोग हो जाते, लेकिन बात क्या है, हर पेयर में नंबर बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर भी 5 लोग हैं, यहां पर भी इस पेयर में भी 5 लोग हैं, हमें बता दिया सब में जो है 5 है, मान लेना 5 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक आदमी के पास कितना हो जाएगा? x/5, और x/5 ही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज। अब इस बात से हम इस बात को लिंक करते हैं, क्या यहां पर 2 और 14 कितना हो गया? 16, 12 और 4 16, 10 और 6 16, यानी यहां पर क्या होगा? पेयर हो जाएंगे 2 के, और उन दोनों का सम क्या होगा? बराबर ही होगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें एक सीरीज सी दी हुई है तो उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 हमारा एवरेज हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है। अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये सारी बात हम कब कर रहे हैं? एपी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए। याद रखना ये एपी में ही होगा ऐसा, और एपी में ही ऐसा नहीं करेंगे हम कि हमें एक सीरीज दे दी 1 3 5 6 7 9 11, हम इसमें एवरेज पूछे तो हम करें 11 और 1 12, 12 का आधा 6। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि 11 और 1 12, यहाँ पर 9 और 3 12, 7 और 5 भी 12 हो रहा है। वैसे ये एपी नहीं है, मगर अब ठीक है, वहां पर उस केस में हो जा रहा था क्योंकि हमने मिडिल टर्म ये 6 घुसा दी थी। इस पर भी आएंगे। ये क्या है? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इसे आगे बात करते हैं, ठीक। तो अगर अब देखो 12 और 1 13, 11 और 3 14, सम चेंज हो गया, 9 और 5 14 हो रहा है, और 6 और 7 फिर से 13 हो रहा है, यानी सम जो है दो पेयर का वो सेम नहीं है, जो कि हो रहा होगा हमारे एपी में, यानी कि समांतर श्रेणी में। तो ये इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 14 + 2 का आधा, यानी इसका एवरेज 8 होगा। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा? 2 केस होंगे, बात समझना। 2 केस क्या होंगे? या तो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो कुल जो संख्याएं हैं वो इवन होंगी, यानी कि सम संख्याएं होंगी, या हमारे पास ये ऑड होंगे, ऑड यानी कि विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। इंग्लिश में ही लेके चलते हैं, सबको पता है। तो अब बात करें इवन है ऑड है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान? अगर हम बात करें जैसे पहले ऑड यानी कि यार 5 उंगलियां हैं, तो इन 5 में से हम बीच वाला बता सकते हैं। बीच वाला कौन सा है? थर्ड। तो इस केस में जो एवरेज होगा, एवरेज क्या है? एपी में हमेशा याद रखना, एवरेज जो है एपी में ठीक बिल्कुल बीचों बीच होगा, एकदम मिडल वाला जो आदमी होगा या मिडल वाला जो नंबर होगा वो जो है वो एवरेज होगा। कब? एपी में। कब? एपी में। अभी तक हम समझते चले, हमने एक सवाल नहीं किया है, क्योंकि जब सवालों पे आएंगे तो सवालों के लॉजिक एकदम यहीं से हिट करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने में टाइम देंगे, ठीक है। झोंपड़ी बनाने में समय नहीं लगता, महल बनाने में लगता है ना। तो बस नींव मजबूत करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यार ये है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होता है ना, टीचर्स भी इसलिए बहुत ज्यादा डीप में शायद इसलिए नहीं ले जाते हैं कि बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं अरे सर इतना नहीं, सवाल कराओ सीधे। अब सीधे अगर नींव कमजोर रह गई, अगर बेसी कमजोर रह गया, इस पे इमारत खड़ी कर दी तो वो ढह जाएगी, ठीक है। जिनको पता है पढ़ाने का तरीका उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता तो यार प्लीज कॉपरेट करो। चलिए आते हैं यार वापस। तो ऑड नंबर अगर हम मान ले, अगर हमारी जो संख्याएं हैं वो 5 होंगी, तो बीच वाला, ठीक बीच वाला जो है वो हमारा एवरेज होगा। देखते हैं, जैसे हमने लिया था 2 4 6 8 10, कितनी होगी? 2 2 4 5 12 और 14, ठीक है। 2 2 4 2 6 एक साथ हमारे कितने नंबर हैं? 7। यानी कि 7 का जो ठीक बीच वाली टर्म होगी वो हमारी एवरेज होगी। हमारी एवरेज क्या है? ये चेक कर लो। 14 और 2 16, 14 और 2 16, 12 और 4 16, और 10 और 6 16। प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर वाले दोनों का सम जो है वो सबका बराबर होता है। अगर बीच वाला अकेला हो गया तो उसको हम 2 बार मान लेते हैं। तो अब यानी कि क्या है, यहाँ पर ठीक बीच वाला टर्म अकेला होगा तो वो उसका पेयर क्या होगा? उसका पेयर वो खुद होगा, तो यानी वही एवरेज होगा। यानी ये वो पेयर बन गया ना जिसमें दोनों के पास 8 है, यानी कि ये सारे जो पेयर हैं इन सबका सम 16 है।
इन सबका सम 16 है और यहाँ पर 8 और 8 आ गया, हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी 8। क्लियर है। अगर हम आगे और लिख दें 14 के बाद 16 और फिर 18 लिख दें तो ये कितनी टर्म होगी, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 टर्म्स होगी। 9 का बीच कितना हो जाएगा। अब देखो अगर फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी होता है कि इसमें क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। मत रटो, बस अपनी उंगलियां आपके पास रहेंगी ना, तो ये कहना यार 5 है, 5 का बीच 3 है, कैसे आएगा, 5 में 1 जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। फॉर्मूला रटना क्यों है, हाथ रहेगा हमेशा, तो 5 का बीच 3, 5 की बीच वाली उंगली क्या है, थर्ड नंबर पे, कहीं से भी जाओ, तो 5 + 1 6 और 6/2 3 आ गया। फॉर्मूला नहीं रटना। तो वैसे ही यहाँ पर कितनी टर्म है 9, तो 9 में 9 का बीच 1 होगा, क्यों, क्योंकि ऑड है, विषम है, तो 9 में 1 जोड़ दिया 10 हो गया और 10 का आधा 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 ये होगी हमारी मिडिल टर्म, यही एवरेज होगी, चाहे कहीं से भी देख लो, क्योंकि 18 और 2 20 और 10 का डबल भी 20, तो ये जो बीच में निकल जाएगा, बीच में जो बचेगा वो एवरेज होगा। अच्छा इवन में क्या होगा यार, अगर आप इवन में बात करो, मतलब कि संख्याएं जो है सम संख्याएं हो, टोटल जो है जो नंबर्स है वो सम हो, ठीक है। इवन नंबर में क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होगा, अब इसमें कोई बीच का टर्म नहीं आ पाएगा, अब इसमें जो है कोई बीच का टर्म जो है नहीं आ पाएगा, तो यानी बीच वाला टर्म मतलब एवरेज देखो 1 2 10 टर्म है ये, तो 10 का बीच कुछ नहीं होता, तो 10 का बीच कुछ नहीं होता, यानी कि यहाँ पर 2 बीच के टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। 4 उंगलियों में बीच की उंगली कौन सी है, कोई नहीं है, तो हम बीच का इसमें किस किस को मान सकते हैं, सेकंड और थर्ड। अच्छा 4 है, मुझे 2 और 3 आंसर लाना है, तो कैसे लाएंगे, यानी हमारा आंसर होता है n/2, यानी एक तो n/2 यानी 4 है, तो 4 का आधा कर दो यानी सेकंड टर्म, और दूसरी टर्म क्या होगी, एक तो n/2 में 1 जोड़ दो, ये n/2 टर्म है उसमें 1 जोड़ दो, यानी सेकंड और एक थर्ड, 2 और 3। अब इस केस में क्या है, इस केस का एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 20 22, सबका सम 22 ही होगा सब पेयर का, 2 के पास मिलाकर 22 है, तो एक के पास एवरेज कितना 11, हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 11। अब आप देखना 11 कहां बैठा होगा, 11 कहां बैठा होगा, 11 क्या होगा, यहां बैठा होगा, ठीक बीच में, 10 और 12 के भी बीच वाली जो टर्म होगी, क्यों, हमारी 2 टर्म होंगी बीच की, यहां पर कौन सी 10 है टर्म्स टोटल, तो 10 का बीच कितना हो जाएगा, 10 का टर्म 5, यानी 1 2 3 4 5, एक टर्म ये है बीच की और ये है बीच की, और उनके भी बीच में जो है वो 11 है, यानी हमारा एवरेज क्या है 11, ठीक बीच में। इसका मतलब अब आप थोड़ी थोड़ी बातें समझ रहे होंगे, उनको और डिटेल में सवालों के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब करते हैं सवाल शुरू, आई डोंट नो कितनी टाइम के बाद हम सवाल अब शुरू कर रहे हैं, बट देखेंगे। पहला बिल्कुल छोटा सा सवाल, 3 5 7 8 12, इसका आपको एवरेज बता देना, कर लेंगे। 7 और 3 10, 10 5 15, 15 के बाद आपके 12 और 8 20, तो हो गया 35, और 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 7 आ जाएगा। कर लिया होगा सबने सब, ये कोई सीरीज नहीं है, तो सीरीज नहीं है तो हमें क्या करना है, सीधे जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, ये बस ऐसे ही था। अगला सवाल देखेंगे, ये यहां से आप ट्राई करेंगे, ये है हमारा टाइप 1 और आपकी हेडिंग होगी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। क्लियर है, हो गया होगा सबका। चलिए देखते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पहली 50 यानी कि ये कह रहा है 50 तक, तो इसका एवरेज क्या होगा, अभी तो हमने पढ़ा एपी है ये, अगर एपी है इसमें अब कई सारी बातें करेंगे, ऑप्शन नीचे रखे रहने देते हैं, तो नहीं इसका सीधे अगर आंसर बताना है तो 50 + 1 51, पेयर सब पेयर में 51 51 होगा, देखो 2 और 49 इधर से, इसका सम भी कितना 51, इसका सम भी 51, ऐसे आप कहीं से भी इधर से जो टर्म ले रहे हो उधर से भी वो टर्म लोगे तो सम 51 आएगा। तो एपी का इस एपी का इस समांतर श्रेणी का एवरेज औसत क्या हो जाएगा, 50 + 1 51, 51/2 यानी कि 25.5, 25.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस सवाल को हटाते हैं और अब थोड़ी सी बात और करते हैं, यहां पे टर्म कितनी आ रही है 50, क्यों ये जरूरी है, अब ये उस सवाल पर आएंगे। यानी कि इसमें जो हमारा जो ये एवरेज है ये कहां पर होगा, 50 का आधा 25 और अगली टर्म क्या होगी 26, दो मिडिल टर्म होंगी यहां पर, एक होगी आपकी 25th टर्म 50 का आधा और एक इसमें एक जोड़ दो, यानी एक होगी 26th टर्म, 25th टर्म 25 ही होगी, 26th टर्म 26 ही होगी, और इसका बीच में होगा एवरेज, क्योंकि दो टर्म है तो इन दोनों का जो बीच होगा या इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दोगे, 25 + 26 डिवाइडेड बाई 2, तो वो यहां पर आएगा 25.5। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। अब बढ़ते जाना है फटाफट, इसका एवरेज बता देंगे। ये एक एपी है 8 10 12 14 और 88,
एवरेज क्या हो जाएगा इसका, लास्ट टर्म प्लस प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 88 प्लस 8 हो जाएगा आपका 96, और 96 का आधा आपका हो जाएगा 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। ये हमारा क्या चल रहा है, टाइप 1। हमने एपी पढ़ लिया ना ढंग से, बस उतना ही है। उसमें एप्लीकेशन क्या है, एपी में आपको बस एक बात क्या याद रखनी है कि पहले और आखिरी का सम जो है बराबर होता है, इस वजह से एवरेज क्या होता है, पहला प्लस आखिरी डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कहां पर बैठा होता है, ठीक बीच में, यानी अगर इवन नंबर्स होंगे तो दो टर्म होंगी बीच की, और उन दोनों टर्म के भी बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से अगर बात करें, जब नंबर ऑफ टर्म्स, जब संख्याएं जो है कितनी होंगी, विषम, ऑड होंगी, तो बीच वाली टर्म एक होगी और वही एवरेज होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये फाइंड एवरेज ऑफ 7, 9, 11, 95, 97, 99। तो ये भी एक एपी है, ये भी एक समांतर श्रेणी है, सारे ऑड नंबर है, सारी विषम संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा, 99 प्लस 7 यानी कि 106, और 106 का आधा यानी कि 53 अपना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हटाएं, आप नोट करते जाना, आपको भी ऐसे हटाना नहीं है ताकि रिवाइज करने में अच्छा रहे। ठीक, अगला सवाल उठाते हैं, इसका बताएंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। पहले 12 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले 12 सम संख्याओं का औसत बताना है। पहली 12 हो गया होगा सबका, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, क्या ऑप्शन है सही इसमें, सही ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, पहली 12 सम संख्याएं, इवन नंबर क्या होंगे पहले 12, 2, 4, 6, ऐसे 12th क्या होगा, 12th होगा अपना 24। एवरेज क्या हो जाएगा, 24 प्लस 2 यानी कि 26, और 26 का आधा यानी कि 13, तो इसका आंसर 13 होगा। आप यहां पे ऑप्शन सही कर लेंगे, नहीं तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13। हटाएं सवाल को। ठीक है, तो इस सवाल में और एक जो छोटी सी बात करनी थी वो ये है, क्योंकि अब अपना नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन या ऑड नंबर्स, कोई फायदा नहीं होगा सवालों को करने, बट इससे हमारा लॉजिक और इंप्रूव होगा, सोच और अच्छी हो जाएगी, बढ़िया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास हमें एवरेज बताना है, हमारे यहाँ पे आंसर कितना आया था, 13 आया था, किस चीज का, 12 इवन नंबर्स का। किसका, समझना बात को, 12 इवन नंबर्स। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 24 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, 24 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, वो पहले इवन नंबर नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट 24 इवन नंबर्स, वो बस इतना कह रहा है कोई भी 24 आपको इवन नंबर देती है। बात को समझना, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। आपसे बोल दिया जाए कि पहले 24 सम संख्याओं का औसत बताओ, एक बात है। आपसे बोला जाए कोई भी 24 सम संख्याएं, कोई भी 24 इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल इवन पहला। दूसरा बोल दिया ऑड हो सकता है, वो जो नंबर जो एवरेज होगा वो इवन होगा, ऑड होगा। ऐसा सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। एवरेज ऑफ 24 इवन नंबर इज, लिख लेंगे यार इसको, इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहेगा आपको, हाँ यार इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ 24 इवन नंबर्स इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया पहला इवन नंबर, दूसरा ऑप्शन दिया ऑड नंबर, तीसरा ऑप्शन दिया इवन और ऑड, इवन और ऑड, और आखिरी ऑप्शन दे दिया जीरो। तो हमें पता है जीरो तो होगा नहीं, हमें ये तो पता है कि जीरो तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कह सकते हैं, बताओ आप, इवन ऑड या कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड भी हो सकता है, इवन या ऑड। इसके पीछे लॉजिक को समझना, हमने बात पहले ही कर लिया यार। 24 इवन नंबर का जब आप एवरेज निकालोगे, 24 इवन नंबर का जब आप एवरेज निकालोगे, तो एवरेज क्या होता है, बिल्कुल बीच में। 24 की बीच की टर्म तो कोई होगी नहीं, 24 की कोई बीच की टर्म नहीं होगी, तो यहां पर हमारे पास दो टर्म्स आ रही होंगी, कौन कौन सी, 12th और 13th, 12th और 13th टर्म, उसके भी बीच में होगा हमारा एवरेज। तो 12th टर्म, ये हम क्या कर रहे हैं, एवरेज किसका बता रहे हैं, इवन नंबर का, तो 12th टर्म भी इवन होगी, 13th टर्म भी इवन होगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होगा। तो बीच में जो टर्म होगी वो एक एक के डिफरेंस पे होगी, वो एक एक के डिफरेंस पर होगी, हाँ या ना। यानी कि अगर 12th टर्म अपनी क्या है, 12th टर्म भी एक इवन नंबर है, कोई भी एक इवन नंबर उठा लो, 86, उसका अगला इवन नंबर क्या होगा, मान लो 88, तो बीच वाली टर्म पक्का एक ऑड नंबर होगी। ये 100% बात सही है। दो इवन नंबर के बीच में, ठीक बीच में, यानी दो इवन नंबर जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उसका औसत हमेशा एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या होगी। ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है। अगर वो कह दे कि 29 इवन नंबर्स का एवरेज हमेशा क्या होगा, तो 29 टर्म्स का बीच वाली टर्म, 29 का बीच वाली टर्म क्या होगी भाई, 29 का बीच तो हम निकाल नहीं पा रहे, फॉर्मूला याद नहीं। अच्छा, 5 का बीच 3 होता है, कैसे आया, 5 में एक जोड़ दिया और आधा कर दिया, तो 29 की बीच वाली टर्म क्या होगी,
30 का आधा यानी 15, यानी 15th टर्म, 15th इवन नंबर, 15th इवन नंबर, जो भी वो सीरीज चल रही है, जहां से भी चल रही है, वहां से 15वीं संख्या, 15वीं सम संख्या, 15th इवन नंबर, यानी कि आंसर हमेशा क्या होगा इसका? इवन, जिससे पहले था उसका ऑड। क्लियर है? सेम वे ऑड में 29 ऑड नंबर, 29 ऑड नंबर का एवरेज ऑड होगा, 28 ऑड नंबर का एवरेज वो एक इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? कितना अच्छा सवाल है, सोचने पे मजबूर कर देगा। सोच लिया क्यों हमने इतना लंबा डिस्कस करते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे, पुराने तो जानते ही। तो दिस इज द बेस। क्लियर है? अब देखते हैं हम टाइप 2। पहला सवाल अपना ये हो गया, पहला सवाल अपना ये हो गया। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये हो गया। कई स्टूडेंट कहते हैं सर डस्टर नहीं है, डस्टर है अपने पास ही, देखो हमारी आवाज करता है, तो देसी तो चीज बेस्ट होती है। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं सर। चलिए, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35। सवाल आए हुए हैं, सारे सवाल आए हुए हमने उठाए हैं। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 35, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। कैसे उठाएंगे सवाल को? 5, अब देखो 35 को अगर आप हटा भी दो तो बताओ 5 ऑड नंबर है तो एवरेज पक्का ऑड होगा, हाँ है ना? क्योंकि बीच वाली टर्म यहां पर थर्ड हो जाएगी, तो उसका एवरेज आप क्या बताएंगे? थर्ड टर्म, और थर्ड ऑड नंबर वो भी एक ऑड नंबर होगा। बात हमने करी थी नहीं करी थी? हाँ है ना? हाँ। तो अब वो कह रहा है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज 35 है, यानी कि आप कह सकते हो कि 35 कौन सी टर्म है? 35 बीच वाली टर्म है, 5 का बीच थर्ड, यानी कि थर्ड टर्म है 35। पूछ क्या रहा है? फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो 35 के बाद 37 फिर 39, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39। क्लियर है सबको? एक बार और, आखिरी बार। हमारे को कह रहा है 5 ऑड नंबर का एवरेज 35 है, 35 को हटाओ। अगर 5 ऑड नंबर है तो पक्की बात है ऑड ही आंसर होगा, जरूरत नहीं है, बट क्यों होगा? क्योंकि 5 का बीच तीसरी ऑड टर्म होगी और ऑड टर्म आ गई, तो वो 35 हमें गिवन है, ऑड ही है ये। ठीक है, एवरेज क्या होता है किसी भी एपी का? बात कर रहे हैं एपी, ऑड नंबर की जो सीरीज है वो एक एपी है, वो एक समांतर श्रेणी है। तो 5 ऑड नंबर का एवरेज अगर 35 है, यानी 5 में बिल्कुल बीच वाली ये टर्म जो है ये एवरेज होगी। ये टर्म एवरेज है, यानी ये 35 है, तो ये 37 हो जाएगी और ये 39 हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे यार, फटाफट फटाफट। एवरेज ऑफ 26 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब बताओ 26 विषम संख्याएं आ गई, 26 यानी कि एक इवन नंबर है। क्या आप 26 का बीच बता सकते हो? नहीं। 26 में हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी जो दोनों की दोनों ऑड होंगी, दोनों ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो दो संख्याएं आएंगी और उसके बीच में एक इवन नंबर होगा, इसलिए यहां पर 80 है। समझ रहे हैं? हम सवालों को भी समझ रहे हैं। ठीक है, करते हैं सवाल को। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ट्राई करेंगे आप पहले 10 सेकंड। हो गया। अब यहां पर क्या है? यहां पर संख्याएं जो है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो बढ़ा दी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? बढ़ा दी। यहां पे क्या कर रहा है? 26 ऑड नंबर्स है जिसका एवरेज कितना है? 80। क्या पूछा है? पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट बता दो। क्या बता दो? स्मॉलेस्ट नंबर बता दो। ठीक है, आए सवाल पर। कैसे करेंगे? सबसे पहला अप्रोच हमारे अगर 26 ऑड नंबर है तो 18 था, 80 था। एक सेकंड 26 ऑड नंबर, एवरेज 80 था यार। ठीक है, 26 तो ऑड नंबर 80 तक, 18 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 80 है हमारा एवरेज, यानी कि हमारी अब अगर आप टर्म पे आओ, 26 का आधा 13, यानी हमारे पास जो एक टर्म होगी वो 13th टर्म होगी, एक 14th टर्म होगी। 13th, एक 14th, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 13 14 15 16 17 18 से 26 तक। तो 13 और 14 के बीच में हमारी ये एवरेज है, यानी यहां पर है हमारा 80, बिल्कुल बीच में। यानी कि 13th टर्म हमारी 79 है और 14th टर्म हमारी 81 है। क्लियर है? हमें अब 13th टर्म पता चल चुकी है। वो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बता दो। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक होगा हमारा नॉर्मल तरीका, एक होगा मेंटोस वाला तरीका है। दिमाग की बत्ती जब जल जाती था। ठीक है, थोड़ा हंस लें। चलिए, तो दोनों अप्रोच से देखते हैं। एक स्टूडेंट क्या कर रहा होगा यार, जो जिसको फॉर्मूले वगैरह आते हैं कि यार a+9, अगर आप इसे फॉर्मूले से करें क्या होता है? a+n-1d, a+n-1d। n यहां पर कितना है? हमें पता है 13वीं टर्म 13th टर्म 79 है, तो आप पहली टर्म वही होगी, स्मॉलेस्ट टर्म जो पहली संख्या है वही सबसे छोटी होगी, यानी a+12। डिफरेंस कितना है यहां पर? 2 का, बराबर कितना है? 79।
अब यहां से सॉल्व कर दोगे 12 2 से 24, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 और यहां पर आ गया 5, यानी पहली स्मॉलेस्ट जो संख्या है वो 55 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। अब यार हम फॉर्मूला वगैरह लगाना नहीं चाह रहे, क्यों? क्योंकि अगर अब उसने पूछी होती सबसे बड़ी संख्या बताओ, यानी वो कह रहा है 26th टर्म बताओ, तो 26th टर्म हम बताने के लिए क्या करते? अगर हम फॉर्मूले से ही जाते, यहां पे तो पहली बतानी थी, अब वो कह रहा है 26th टर्म बताओ, तो हम सबसे पहले तो पहली टर्म निकाल रहे होते 55, और 55 के बाद फिर फॉर्मूला लगा रहे होते a प्लस कौन सी टर्म n-1d, यानी 26 - 1 यानी 25 n-1d। ठीक है, पढ़ लिया है। अब 26 में से एक गया तो 25 इंटू डिफरेंस कितना 2, तो 25 दूनी 50 और 50 और 55 कितना हो गया आपका 105, यानी कि हमारी 26 टर्म कितनी 105। यहां पे हम ऐसे कर रहे होते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा दें तो बात को समझना। 13th टर्म आपको पता है, आपको जाना कौन सी पर है? पहली पर जाना है, तो 1 2 यानी कि कितनी बार आप जंप ले रहे होगे? जंप गिनना 1, यानी 12 पे आओगे तो एक जंप, फिर अपना 11 पे आओगे फिर एक, ऐसे जब 2 पे आ जाओगे तो 2 से 1 पर आने के लिए भी एक जंप, यानी हमारे जो जंप है वो हम जिस टर्म पर हैं उससे एक कम होंगे। यही तो फॉर्मूला कहता है, हम जिस भी टर्म पर हैं उसमें एक कम करके, उसमें एक कम, यानी हमें कितने जंप लेने होंगे? 12। ठीक है, तो इस यहां पर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो ऐसे करते कि हमें पता है कि a प्लस, समझना, a प्लस 12d बराबर कितना है? a प्लस 12d बराबर 79। 26 निकालनी होती तो a प्लस 25d बराबर कितना? अगर आप यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाओगे कि 25 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? 13d। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अगर आप इन दोनों टर्म्स की बात करो, ये कौन सी टर्म है? ये 26वीं टर्म है, ये 13वीं टर्म है। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 13d का, तो आप इसमें 13d इसमें जोड़ देते, 13d जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता। यहां पर हमने क्या कर दिया? 55 प्लस, अरे 55 प्लस ये क्यों किया है? हमारे पास 13th टर्म आ गई। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आई थी? फर्स्ट टर्म आई थी, अच्छा फर्स्ट टर्म हमारे पास 55 आई थी ना। हाँ ठीक है, a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है? यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है 2 2 2, यानी डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 2 2 का चल रहा है। डिफरेंस कितने का है? 13 टर्म का है। 13 टर्म का है तो 13 दूनी 26, 26 हम जोड़ देंगे 79 में, 26 हम जोड़ देंगे 79 में, तो 9 और 6 15, 7 2 9 1 10, 105 ऐसे भी आ जाता अगर आप इधर से उधर जाना चाहते। लेकिन बेस्ट अप्रोच अपना क्या रहेगा? इस सबको हटाएं, कंफ्यूजन हो जा रही है, बहुत चीजें लिखी हुई है ना। चलिए, अगर वो हमसे बड़ी टर्म पूछेगा तो सीधे हम यहां पर आ गए कि 13th टर्म कितनी 79, 14th कितनी 81। अगर आप 14 पर आ जाओ, 14 के बाद कितने जंप लगेंगे? 12। कितने जंप लगेंगे? 12। तो एक जंप कितने का? 2 का, तो 12 2 24, या तो इसमें 24 जोड़ दो, तो देखो 5 और 105 वही है, वही लग रहा है। ये क्या है? a प्लस 13d, ये क्या है? a प्लस 25d। डिफरेंस कितने d का है? 12d का, लिखना नहीं है बस। सेम वे अगर आप यहां होते तो कितने का डिफरेंस था? 13 का, तो 13 यानी कि तब आप इसमें 26 जोड़ रहे थे, देखा था 105 हुए। क्लियर है? फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे अप्रोच मेंटोस वाली लगाएंगे। अगला सवाल देखेंगे यार, और इस सवाल के लिए अब से आपको टाइम मिलना चालू होगा 15 सेकंड का, 15 सेकंड्स। बस हो गया 15 सेकंड, पेन रख दो, रखा नहीं है अभी तक आपने, है? चलिए, एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 21 है। ओरली करेंगे इस सवाल को, इसलिए कह रहे हैं 15 सेकंड, मतलब 15 मैक्सिमम है पढ़ के। एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 100, यानी कि बीच वाली टर्म, यानी कि 11वीं टर्म हमारी क्या होगी? 100 होगी। फिर कह रहा फाइंड द बिगेस्ट नंबर, हम 11वीं टर्म पर हैं, किस पर आना है? 21 पर आना है। कितने बार जंप लेना पड़ेगा? ये माइनस कर लो 21 और 11 को, एक ही बात है, तो 21 और 11 को माइनस करोगे तो 10, इन 10 जंप्स लेने हैं। एक जंप कितने का? 2 का। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, हर दो इवन नंबर्स, हर दो सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 का, यानी 20 जोड़ना है किस में? 100 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओरली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हटाएं सवाल को, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। 21 11, 11वीं टर्म 100, 10 जंप लेने हैं, 20 120, खत्म, टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल। अब आपके पास फिर से 15 ही सेकंड्स हैं, बताएंगे। 20 सेकंड ले लो इसमें। एक, दो, तीन, डन हो गया। 20 सेकंड का ही सवाल है।
एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 80.5। अब 80 पॉइंट में क्यों आया, ये बात करते हैं इस बारे में। पहले ये पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं, कितने नंबर्स हैं, 8 हैं। 8 है तो एवरेज किन्हीं दो टर्म के बीच में होगा, हाँ है ना। 8 टर्म्स है तो एवरेज जो है दो टर्म्स के ठीक बीच में बैठा होगा। तो 8 टर्म्स का बीच जो भी होगा दो नंबर्स होंगे और इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 है तो एवरेज इसके भी बीच में, तो यानी वो पॉइंट में जा रहा होगा। क्लियर है। अब आते हैं सवाल पर। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 80.5। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर 8 संख्याएं हैं तो जो एवरेज होगा वो कौन सी संख्या के बीच पर होगा, फोर्थ, 8 का आधा, फोर्थ और अगला फिफ्थ के बीच में। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में यानी हमारी जो टर्म है वो क्या है, 80.5। यानी ये टर्म क्या होगी, 80 होगी। बात पक्की है। ये डिफरेंस 1 है तो यहां पर डिफरेंस 0.5 और यहां पर डिफरेंस 0.5। ये वाली टर्म क्या होगी, 81। पूछा क्या है, सबसे छोटी टर्म बतानी है, यानी कि थर्ड नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट बतानी है। 80, 79, 78, 77, 77 आंसर होगा। सवाल को हमें ओरली ही करना था। क्लियर है। अगला सवाल देखें। तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, बताएंगे इसका आंसर। सवाल कम किए हमने आज की क्लास में, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत 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 डीप में समझे हैं। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ते जाना है, अब कुछ नहीं बचा है। एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 101। टाइम को हटाते हैं। एवरेज ऑफ 40 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 101। फाइंड द बिगेस्ट नंबर। ओरली करें। 101 है एवरेज 40 का। 40 का मतलब 40 का आधा कितना होगा, 20। यानी कि 101 जो है 20 और 21 के बीच में होगा। 20 और 21वीं टर्म के बीच में हमारा 101 है, यानी ये टर्म है हमारी 102 और ये टर्म है हमारी 100। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर यानी वो क्या कह रहा है, हमें 40th टर्म बतानी है। कौन सी बतानी है, सवाल को रहने देते नीचे। 40th टर्म बतानी है, यानी 21 पे हम हैं, कितने जंप और लेने हैं, 19 जंप्स और लेने हैं। 19 2 जा 38, 38 जोड़ दो इसमें तो 140। या अगर आप यहां से देखते कि ये 20वीं संख्या है, हमें 40वीं यानी सबसे बड़ी हमारी 40th टर्म होगी वो बतानी है। तो 20 में कितने बार जंप लेंगे या 20 में कितना जोड़ो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो तो एक ही बात है सब कुछ। तो 20 जंप्स और लेने हैं। तो 20 एक जंप कितने का, 2 का। तो 20 इंटू 2 40 यानी 100 प्लस 40, 140 हमारा आंसर हो गया। सवाल हटाएं। तो इसी के साथ जो है अपना एवरेज का जो बेस है बिल्कुल वो हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आगे इसको लेके चलेंगे।